कि इस चैनल पर 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी मटेरियल दिए जाएंगे उस मटेरियल से 10 क्लास के एग्जाम में ना ही कभी ऊपर आया है और ना कभी आएगा। हेलो नमस्कार, विद्या दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास के फिजिक्स का बड़ा ही मशहूर चैप्टर, ठीक ना, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर को हम लोग को बारीक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स का सबसे मतलब कि बैकबोन चैप्टर है। इसके बाद जाइएगा 12th में तो इसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ना है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे सवाल बहुत बनते हैं, तो उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 10th क्लास से बेसिक से लेकर चलेंगे कि एक्चुअली में प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश के पहले तो पढ़ना हमको प्रकाश के परिवर्तन के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपको लगता होगा कि सर प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसे साबित कैसे करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है। तो देखिए, जब हम सोलर, आप देखे होंगे कि जब हम सोलर को धूप में रखते हैं तो दोनों सोलर के दोनों टर्मिनलों को यदि बैटरी के धन और ऋण से जोड़ देते हैं तो बैटरी चार्ज होने लगता है। इसका मतलब कि वो जो धूप है यानी प्रकाश है, उस प्रकाश को ये ऑब्जर्व करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब विद्युत में कन्वर्ट करता है, फिर इसके बाद वो बैटरी चार्ज होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा के ही रूप है। अब प्रकाश के स्रोत के आधार पर हम देखते हैं तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। आखिर प्रकाश के स्रोत, जहां से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसे हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हैं। उसमें जैसे टॉर्च हो गया है कि ना, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, इत्यादि जितने भी है जो मानव से द्वारा बनाया गया जिससे प्रकाश निकलता है वो क्या हो गया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत हो गया। इसके बाद होता है प्राकृतिक स्रोत, जिसे भगवान ने खुद बनाया है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। भगवान द्वारा बनाए गए ऐसे वस्तु जिन्हें प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे सूर्य भगवान द्वारा बनाया गया है इसलिए उसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। जैसे हो गया, तारा हो गया, है ना, तारा भी एक प्राकृतिक स्रोत है। तो सूर्य और तारा ये दोनों के दोनों क्या है, प्राकृतिक स्रोत है जिससे प्रकाश की उत्सर्जित होती है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में समझते हैं। अब देखिए, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होती है अप्रदीप्त वस्तु। ये दोनों क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु है, इसका मतलब समझिए कि प्रदीप्त का मतलब होता है, प्रदीप्त का मतलब है प्र मतलब विशेष और दीप्त मतलब जो उजाला हो, उजाला देता हो, जो प्रज्वलित होता हो, उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु है। जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु है, और जो प्रकाश अपने से उत्सर्जित नहीं करता है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कोई प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे सूर्य प्रदीप्त वस्तु है, तारा प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये खुद क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और अप्रदीप्त वस्तु में आप समझ सकते हैं कि जिससे प्रकाश को उत्सर्जन नहीं होता है, जैसे मनुष्य प्रकाश को उत्सर्जन नहीं होगा। ऐसे किताब में एग्जाम्पल दिया है टेबल। देखिए, पहले बोलने का शब्द भी एक तरीका होता है, टेबल कहना, टेबल ना कहना, टेबल होता है, टेबल है कि ना, टेबल बोला जाता है, क्योंकि जितने भी वस्तु है इस सब के सब प्रकाश अपने आप उत्सर्जित नहीं करते, इसलिए इसे हम अप्रदीप्त वस्तु की कैटेगरी में इसे हम रखते हैं, है कि ना। तो अप्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त समझ में आ गया। तो आइए हम समझते हैं कि यदि प्रकाश का विवर्तन क्या है और प्रकाश के विवर्तन के बारे में हम समझते हैं। तो इससे पहले हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आप कभी सोचे होंगे कि जब आकाश में पक्षियाँ उड़ती हैं, जब आकाश में ऐसे पक्षियाँ उड़ती हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो पृथ्वी पर क्यों नहीं दिखाई पड़ता, जबकि वही पक्षी जब पृथ्वी के काफी नजदीक उड़ती है तो दिखाई देता है। ऐसा क्या होता है कि आखिर दूर जब पक्षी उड़ती है पूरा दूर में, तो फिर उसके बाद उसका पृथ्वी पर किसी प्रकार कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। इसका मेन कारण है, उसी को हम बोलते हैं, इसका कारण है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन के ही कारण हम उस पृथ्वी पर उस पक्षी का छाया नहीं देख पाते हैं। होता क्या है कि जब प्रकाश के पथ में अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु आता है तो प्रकाश किरण, जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया आपका टॉर्च, ये हो गया आपका टॉर्च, ये टॉर्च हो गया। इस टॉर्च से जब रोशनी निकलती है, जब इस टॉर्च से रोशनी निकलती है
तो यदि कोई इसके रास्ते में अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत से छोटा, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म वस्तु जब आता है तो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलने के बजाय क्या करती है कि किनार से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। ऐसे किनार से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इसी प्रक्रिया को, चाहे इसी घटना को हम प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रकाश किरणों के पथ में जब अत्यंत सूक्ष्म माने छोटा, अपारदर्शी मतलब छेद के प्रकाश पार न करे, अपारदर्शी वस्तु आता है तो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलने के बजाय किनार से मुड़ने की प्रकृति दर्शाती है। इसी घटना को, चाहे इस परिघटना को ही हम प्रकाश के क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। इसी घटना के कारण जब ऊंचाई पर कोई पक्षी उड़ता है या एरोप्लेन उड़ता है ऊंचाई पर, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो धरती पर दिखाई नहीं देता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि जब पक्षी आकाश में उड़ती है तो उसका प्रतिबिंब पृथ्वी पर किस कारण नहीं दिखाई देता है, तो ऑप्शन में रहता है प्रकाश का विवर्तन, है कि ना। तो देखिए अब दूसरा समझते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। आखिर प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है? तो ये इस प्रकार की घटनाएं जो होती है प्रकाश के प्रकीर्णन, यदि घने वनों में आप जाइएगा, घन जहाँ पर अधिक वृक्ष हो, तो इस प्रकार के घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन घटनाएं दिखाई देती है। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कण पे या छोटे छोटे कण पर पड़ता है तो प्रकाश की ऊर्जा को कुछ छोटे कण वो क्या कहते हैं, अवशोषित कर देते हैं, और बाकी सूर्य के बाकी जो प्रकाश के होता है, ऊर्जा होता है, उसको अपने चारों ओर बिखर देते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, तो हम लिखेंगे कि जब प्रकाश किरणें छोटे छोटे कण पे पड़ते हैं या छोटे छोटे कण से टकराते हैं तो वो छोटे कण प्रकाश के कुछ अंश, कुछ ऊर्जाएं अवशोषित कर लेती है और शेष ऊर्जाओं को अपने चारों ओर बिखेर देती है या वितरित कर देती है। इस घटना को, चाहे इस परिघटना को ही हम प्रकाश के क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, है कि ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए अब समझते हैं, इसके बाद समझते हैं प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज एक्चुअली में प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला और ये होता है वो समानांतर किरण पुंज। है कि ना, समानांतर किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारी, तो है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज ये पहला हो गया। दूसरा बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। तो होता क्या है कि जब प्रकाश किरणें किसी स्रोत से निकलकर एक दूसरे से दूर फैल जाती है, ध्यान रखिए, जब प्रकाश किरणें किसी स्रोत से निकलकर एक दूसरे से दूर फैल जाती है तो इस घटना को या इस परिघटना को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें किसी स्रोत से आती हुई एक बिंदु पर एकत्रित होती है, जब प्रकाश किरणें किसी स्रोत से आती हुई एक बिंदु पर एकत्रित होती है, उसको हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होकर गुजरती है, चाहे एक दूसरे के समानांतर जाती है, तो इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। तो इसके बाद अब चलिए देखते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं। तो वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है, आसानी से गुजर सकता है, उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हवा, ठीक है ना,
पानी, लेकिन पानी में भी शुद्ध पानी, शुद्ध जल से ही केवल आर पार प्रकाश हो सकता है। यदि पानी में कोई अवशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं तो वो पारभासी हो जाए, क्योंकि प्रकाश का कुछ ही अंश उससे आर पार हो सकता है। इसलिए शुद्ध जल चाहिए, तब उसको बोलते हैं पारदर्शी सॉरी। फिर इसके बाद होता है कांच। कांच भी होता है, ये पारदर्शी होता है, वो भी शुद्ध कांच होना चाहिए, तब जाकर होगा उजला कांच। दूसरा कांच रहेगा तो वो प्रकाश के कुछ ही, जैसे कि ब्लैक कांच अब ले लीजिए, तो वो भी कांच ही है, लेकिन प्रकाश का कुछ ही अंश उससे पार होगा, इसलिए उसे पारदर्शी न बल्कि पारभासी ही कहेंगे, है कि ना। दूसरा है पारभासी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में जो प्रकाश को कुछ ही अंश अपने में जाने की अनुमति दे, या कुछ ही अंश प्रकाश के कुछ ही अंश आर पर हो सके, उसे बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। इसका उदाहरण देखने के लिए क्या करेंगे, घिसा हुआ कांच। यदि कोई घिसा हुआ कांच है, उससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार होगा। तेल लगा हुआ कागज या गुब्बारा का जो लब्बड़ होता है वो भी पारभासी होता है। पारभासी क्योंकि वो प्रकाश का कुछ ही अंश अपने अंदर जाने देता है और बाकी उस वहाँ से लौटा आता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इस प्रकार से पारभासी हो जाएगा। दूसरा तेल लगा हुआ कागज होता है, फिर से गुब्बारा होता है, घिसा हुआ कांच होता है, फिर एक होता है पेपर जो होता है जिसे बोलते हैं टिश्यू पेपर, वो भी पारभासी का ही कार्य करता है, क्योंकि प्रकाश का कुछ ही अंश उससे बाहर निकल पाता है, बाकी इधर रह जाता है। इसके बाद है अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु मतलब ऐसी वस्तु है जो प्रकाश किरण जिससे आर पार ना हो सके, जिससे पार ना जाए, उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तु है। इसको एग्जांपल के जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, टीनू ईंट हो गया, दीवार हो गया, इस सब से आर पार कोई प्रकाश जा नहीं सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु है और पारभासी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। इनसे एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव सवाल ही बनते हैं, और इतना ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, जैसे कि उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें देगा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है पारभासी है कि ना। तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, शुद्ध कांच हो जाएगा, शुद्ध जल हो जाएगा, ऐसे करके तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, मतलब कि उसमें दिया कौन सी इसमें अपारभासी है, पारभासी वस्तु है, तो आपको उसमें टिक मारना है, क्योंकि इनसे हमेशा, इन टॉपिकों से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं, सब्जेक्टिव नहीं बन सकते हैं, है कि ना। बहुत रेयर केस में ही सब्जेक्टिव कोई बन जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में 10th क्लास का है नहीं, ये 8th क्लास का क्वेश्चन है कि ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए समझते हैं प्रकाश के परिवर्तन, है कि ना। तो जब प्रकाश किरणें किसी चिकने सतह जैसे कि दर्पण, ठीक ना, या कोई जल के सतह हो गया, उससे टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में एक कोण के बनाते हुए, एक नियम के पालन करते हुए वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने सतह जैसे दर्पण हो गया या जल हो गया, उससे टकराकर पुनः एक नियम का पालन करते हुए, एक मतलब कि एक नियम को फॉलो करते हुए, एक नियम का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन करने के लिए प्रकाश किरणें 2 नियमों का पालन करती हैं। वो 2 नियम कौन कौन से, उससे पहले समझ लेते हैं कि पहले कि जो प्रकाश किरणें किसी चिकने सतह पर पड़ती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने सतह पर पड़ती है, मान पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब प्रकाश किरणें परिवर्तन की क्रिया के बाद फिर गुजर जाती है, तो जाने वाली प्रकाश किरणों को बोलते हैं परिवर्तित किरण। यहाँ पर एक अभिलंब होता है, देखिए डॉट डॉट देने का मतलब है कि एक्चुअली में जब इस समतल दर्पण पर जब ऐसे टॉर्च मारिए, कोई समतल दर्पण है, इधर से टॉर्च मारिएगा तो ऊपर लौट जाता है, तो वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का रेखा दिखाई जाता है, कोनो ऐसे लाम खड़ा रेखा दिखाई ना दी, डॉट डॉट कर, मतलब कि एक्चुअली में कोई अभिलंब होता नहीं है। हम एक कल्पना करते हैं कि इस प्रकार की यदि लंब हो, इस प्रकार कोई रेखा हो, तो यहाँ पर 2 कोणों का निर्माण होता है, आई और आर, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, माने आपतित किरण, और अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परिवर्तन कोण। परिवर्तन कोण को आई से और आपतन कोण को परिवर्तन कोण को आर से और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश जो है ना, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं।
पहला नियम जो है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, है कि ना, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा जो नियम होता है वो होता है आपतन कोण और परिवर्तन कोण। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परिवर्तन को लिखे, तो पहले लिखेंगे जब प्रकाश किरणें किसी चिकने सतह से टकराती है तो एक नियम का पालन करते हुए पुनः अपने माध्यम में लौट जाती हैं। इसी घटना को हम प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आपतन जो कोण होते हैं वो परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये पूरा इसका तथ्य है। ये हो गया आपतन कोण के बारे में। अब चलते हैं इससे एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर लंबवत पड़ती हो, मान लिया जाए कि ये जो बोर्ड है ये समतल दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है तो उस समय आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश किरणें, जब मान लीजिए कि यह समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का पड़ती है, उस समय पुनः अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, मतलब टकराने के बाद पुनः अपने पथ पर वापस लौट जाती है। इस कंडीशन में आपतन कोण और बराबर होता है परिवर्तन कोण। और दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। लेकिन जरा सा भी इसको विचलित कर देंगे तो उसका कुछ ना कुछ कोण हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जब प्रकाश किरणें किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो उस कंडीशन में आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या होता है, 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ही पूछते रहता है। तो ये रहा पूरा परिवर्तन कोण के बारे में, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। यहाँ हम नोट में लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं तो आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण का मान क्या होता है, 0 होता है। ये हमेशा नोट में इसको नोट रखिएगा कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ता है तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान 0 होता है। अब आइए आप समझते हैं प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो हम लोग सभी के घरों में एक आईना होता है जिससे हम प्रत्येक दिन नहा धोकर उसमें अपना चेहरा देखते हैं, है कि ना। तो वो आपको मालूम है कि वो चेहरा देखने के लिए वो किस प्रकार के, कैसे हम देखते हैं चेहरा। जब हम घर में लगे आईना के सामने जाते हैं तो हमारे चेहरे से प्रकाश किरण निकलती है और निकलकर दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। वही प्रतिबिंब को हम अपने छवि को देख पाते हैं, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण निकलती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, यहाँ पर जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें निकलती हैं दर्पण से
दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर बीम का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे से ही प्रकाश निकलता है। चेहरे से प्रकाश निकलने के इसलिए जितना व्यक्ति के चेहरे पर ग्लो होता है उतना ही वो खूबसूरत दिखाई देता है कि ना। तो मतलब कि जब प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से निकलकर दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। बीम का प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। अब देखिए ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ये प्रतिबिंब क्या होते हैं, दो प्रकार के प्रतिबिंब। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दोनों में क्या अंतर होता है, वास्तविक तथा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है, समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है और दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परिवर्तन की क्रिया के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिए कि जब किसी आईना के सामने खड़े होते हैं तो हमारे शरीर से निकलने वाले प्रकाश किरणें, चाहे हमारे चेहरे से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराने के बाद वास्तविक रूप से परिवर्तन की क्रिया के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनता है और इसी प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जबकि ये वास्तविक जो प्रतिबिंब है यह बीम को हमेशा उल्टा बनता है, ये बीम से हमेशा उल्टा। अभी देखेंगे दर्पण जब हम प्रतिबिंब बनाने के सिखाएंगे तो आपको देखेंगे कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो सब के सब उल्टा ही बनेगा, है कि ना। तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब रहा आभासी प्रतिबिंब, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है कि ना। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का वास्तविक बिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा
सकता है तथा वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अगर आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको लिखिए तो आप लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। अब चलते हैं आभासी प्रतिबिंब की ओर। अब यहाँ पर लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों में से एक आभासी या काल्पनिक कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है कि ना? आभासी प्रतिबिंब हमेशा पैराग्राफ चिन्ह लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है कि ना? तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, है। ये हो गया। मतलब कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के अगर पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा ही बनता है। हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। ये हुआ प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, हम बता चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब चलते हैं इसके बाद है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताइए। तो ध्यान से समझिए कि समतल दर्पण द्वारा जो दर्पण हमारे घरों में होता है, जो एक्चुअली सभी के घरों में होता है, जब आप देखिएगा कि जो हम रोज दिनचर्या के जीवन में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, रोज सुबह उठकर जो हम जिसमें आईना में अपना चेहरा देखते हैं, वो एक्चुअली में समतल दर्पण ही होता है।
तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बोल रहा है कि तो देखिए, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है। जितने सामने उसका वस्तु रहेगा उतना ही उसका आकार ही बनेगा। समतल दर्पण के जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उतना ही पीछे, उतना ही दूरी पर वो प्रतिबिंब को भी निरूपित करता है, प्रतिबिंब भी बनाता है। ध्यान से देखिए, पहले समझिए कि देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर लिखना हो मैट्रिक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लिखना हो तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखिएगा, लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उतर दे। एक और मतलब ये ना है कि भोजपुरी में घसीट दो। एक और मतलब ये मतलब है कि यदि आपको विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उतर दे, मतलब कि आपका शब्द कितना स्ट्रांग है वो वहाँ पर देखा जाता है। इसका मतलब कि निरूपित करना, ये भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब ऐसे बनाता है कि ना। तो ध्यान रखिए। तो ये क्या होता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति दर्शाने के लिए पहला कि जितना बिंब मतलब वस्तु, जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर कि यह हमेशा सीधा ही बनता है, जो जब भी बनेगा सब, क्योंकि जितने भी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं वो सब के सब सीधा बनता है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। जहाँ वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी प्रतिबिंब, इसका मतलब सीधा बना है। जो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है इसका मतलब वह आभासी है। दोनों बात को ध्यान रखना है कि यदि वस्तु कोई सीधा बन रहा है तो मतलब कि वो आभासी प्रतिबिंब ही बन रहा है। यहाँ पर वही बात को देखना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलिए लिखते हैं पहले लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी होता है। दूसरा, दर्पण से जितनी दूरी पर बीम रखी रहती है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। अब आप समझिए कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का मतलब है कि मान लीजिए कोई आईना है और आईना के सामने आप किसी ABCD के B को लिख कर ले गए, ऐसे सामने लगे, तो जैसे ही आप ले जाइएगा तो ये B उल्टा दिखाई देता है आईना में। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, है कि ना। पार्श्व परिवर्तन, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर लेके जाएंगे L को लेके जाएंगे तो यहाँ पर L ऐसे दिखाई देगा। ऐसे होता है जब इस आईना के सामने लेके जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। इस प्रकार की घटना को हम पार्श्व परिवर्तन करते हैं। तो ये समतल दर्पण में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। चौथा, प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण के पीछे बनता है। पांचवा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा बना प्रतिबिंब का आकार
आकार बीम, बीम मतलब वस्तु, बीम मतलब वस्तु, वस्तु के आकार के बराबर होता है, आकार के बराबर होता है। मतलब कि इसका फैक्ट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति को बताइए। तो ध्यान रखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आभासी होता है, सीधा तथा आभासी होता है। और दर्पण से जितना दूरी पर बीम रखी रहती है उतना ही दूरी पर क्या बनता है, उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उतना ही दूरी पर वस्तु माने बीम का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन अभी समझा चुके। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण के पीछे बनता है और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है समतल दर्पण द्वारा, वो बीम के आकार के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हमेशा 3 नंबर या 4 नंबर के हमेशा मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि वीडियो अधिक लंबा हो जाता है तो यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी परेशानी होती है। आप लोगों से मेरा दरख्वास्त है कि यदि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब ही हम अपने चैनल पर वीडियो कोई नया अपलोड करें, नया अपलोड का मतलब नया अपलोड होते रहेगा, ठीक ना, तो नया अपलोड हो तो वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और यहाँ पर एक बेल आइकन का, घंटी का जो आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपको प्राप्त हो सके, है कि ना। और एक बात आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी मटेरियल दिए जाएंगे, उस मटेरियल से 10 क्लास के एग्जाम में ना ही कभी ऊपर आया है और ना कभी आएगा। संस्कृत के जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे अधिक मैट्रिक एग्जाम में कभी ना पूछा गया है, नहीं पूछेगा। अब तो नहीं ये पूछेगा, पहले पूछा गया तो उसे उसका बात बोलिए। लेकिन मैथ और साइंस में जितना मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा, यकीन मानिए कि इससे मैट्रिक एग्जाम में कभी ऊपर नहीं आएगा। ये टोटली एनसीईआरटी का टॉपिक है। हालांकि इसमें कुछ मिसलेसियस है जो कि 8 क्लास में भी जो प्रकाश चैप्टर है उससे भी कुछ लिया गया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चाहे तो हम वही चीज़ पढ़ा सकते हैं जो कि 10वीं के एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे जितना लिख देंगे उससे उतना नहीं, उससे अधिक अभी नहीं करेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। यह लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।